आयतन की वायु, किसी दिए गए आयतन की वायु, अपनी भाषा में लिख सकते हो, किसी दिए गए आयतन की वायु उसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प द्वारा संतृप्त हो जाती है। मतलब वो वायु उस जलवाष्प से भीग जाती है। संतृप्त होने का मतलब बिल्कुल भीग जाना, तो उसे बोलते हैं ओसान। दो तरीके से बताया। वह ताप जिस पर ओस पड़ती है उसे ओसान कहते हैं सरल भाषा में। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे तो वहां पर ये सब आएगा, वहां पर सेमेस्टर में डिफाइन ड्यू पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू पॉइंट, ये सब आपको मिलेगा वहां लिखने के लिए, परिभाषाएं लिखनी पड़ेगी अंग्रेजी में, है ना। तो ये एग्रीकल्चर का पोर्शन है, मैंने पहले बता दिया। तो ओसांक वह ताप है जिस पर वायुमंडल के किसी विशेष आयतन में उपस्थित वायु उतने ही आयतन में उपस्थित जलवाष्प द्वारा संतृप्त हो जाती है, उसे ओसांक के नाम से जाना जाता है। उसे ओसांक के नाम से जाना जाता है। संतृप्त का मतलब बच्चों, संतृप्त होने का मतलब भिगो देना। संतृप्त होने का मतलब भिगो देना। सारे वायु के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भीग जाते हैं। जैसे मान लो खेत है, खेत में हमें पानी को संतृप्त कर देना, मतलब पूरा पानी, इतना ज्यादा भी पानी ना भरो, इतना कम भी ना भरो पानी, ठीक है। सिंचाई करना, जैसे मान लो सिंचाई कर दिया कि खेत है, उस पूरे खेत में मतलब पानी पूरे में पहुंच जाए। ऐसा ना हो कहीं पर सूखी मिट्टी रह जाए, ऐसा ना हो कि पानी का लेवल मिट्टी के लेवल से ऊंचा हो जाए, ऐसा नहीं, पूरी मिट्टी गीली भी हो जाए, पूरे खेत की मिट्टी गीली भी हो जाए, समझिए बात नहीं, कहीं सूखा ना रह जाए, मिट्टी कहीं सूखी ना रह जाए, और पानी ऐसा भी ना हो बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं संतृप्त कर देना। उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त करना, ठीक है, उसे कहते हैं संतृप्त करना। तो चूंकि जैसे मान लो इतनी दूर, हम इतनी दूर की बात करें, ये वायुमंडल है, वायुमंडल के इतने आयतन में, बहुत बड़ा आयतन है वायुमंडल का, तो किसी थोड़े से आयतन की बात करते हैं, इतने आयतन में वायु भी है और इतने ही आयतन में जलवाष्प भी है, तो पूरे में, लेकिन हम उसी आयतन की बात करेंगे जितने आयतन की वायु की बात करेंगे। तो जितने आयतन की वायु की बात करेंगे उतने ही आयतन में उपस्थित जलवाष्प की बात करेंगे। तो उस वायु के सारे कण, सारे अणु, सारे मॉलिक्यूल्स अगर जो वाटर वेपर, जो जल की वाष्प है, उसके द्वारा सींच दिए जाए, सिंचाई हो जाए उनकी, सब पर पानी का स्तर चढ़ जाए, सब भीग जाए सारे अणु, तो ऐसा बिंदु जो है ओसांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ओसांक। ये तो समझ में आया? अब आया समझ में कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएं। अगर अभी नहीं समझ में आया, ये कभी नहीं समझ में आएगा। अगर मेरे समझाने से नहीं समझ में आया तो आप बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब कर लेंगे, कभी कोई समझा नहीं पाएगा ओसांक क्या है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये कोई बता नहीं सकता। आप कहीं भी किसी भी प्रोफेसर से पढ़ लो, कुछ नहीं जान पाएगा ओसांक क्या है। ओसांक, ओस का अंक, अंक मतलब टेम्परेचर, जिस ताप पर ओस पड़ती है उसे ओसांक कहते हैं। ओस कैसे पड़ती है? जब वायु के सारे अणु, वायु में जो जलवाष्प है, ठीक है, उस जलवाष्प, जल की वाष्प द्वारा भिगा दिए जाए, गीला कर दिए जाए, संतृप्त कर दिए जाए, तभी ओस पड़ती है। ऐसा तापमान जो होता है उसे क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा? क्लियर? एक बार बताइए ओसांक, एक लाइन समझाना है, क्योंकि जैसे जिंदगी में जो है आपको याद रहे कि ओसांक हमको याद है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मान लो वायुमंडल का केवल इतना आयतन ले लेते हैं, वायुमंडल का केवल इतना आयतन ले लेते हैं, और इस आयतन में गैस के बहुत सारे अणु हैं। इसका मतलब इतने आयतन में वायु है, इतने आयतन में वायु है, और इतने ही आयतन में जलवाष्प भी है, इतने ही आयतन में जलवाष्प भी है। ये इतना आयतन हमने वायुमंडल का ले लिया, तो वायु का इतना आयतन हमने लिया है, इसी वायु में मिक्स क्या है? जलवाष्प। अगर ये जलवाष्प इस वायु के सभी अणुओं को भिगो दे, सबको भिगो दे, सबको संतृप्त कर दे, तो जिस तापमान पर ऐसा होगा, जब ठंडी होगी वायु तभी ऐसा होगा। जब वायु ठंडी होगी तभी जलवाष्प के रूप में है, तभी वो जल के रूप में आएगा। जब वायु को ठंडा करोगे तो जल का जो वाष्प ठंडा होकर के जल के रूप में बदलेगा, और वो जल यहाँ वायु में जितने अणु हैं उन अणुओं से चिपक जाएगा, उनको भिगो देगा। उनको भिगोने का मतलब है उनको संतृप्त कर देगा। तो ऐसा तापमान जो हमने किया है उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। अंकित कुमार, वेरी गुड। वायु के सभी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, 2-3 दिन से जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, असल में बोलना बहुत पड़ता है ना। क्लियर है सबको? यदुवीर को कम समझ में आया अभी भी? यदुवीर भैया तुमको कैसे पढ़ाया जाए? तुमको घोल के पिला दिया जाए? शरबत तो है नहीं मेरे पास कि तुम्हें घोल के पिला दे, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? ये बताओ, जो है जैसे मान लो जल को जब गर्म करते हो तभी भाप बन करके वायु में मिक्स हो जाती जाके, तो वायु में क्या है? भाप है, जल की वाष्प है। अब उस वाष्प को ठंडा करो, तो जब पूरे वायु का तापमान घटेगा, जब वायु का तापमान घटेगा तो वायु ठंडी होगी, वायु का तापमान घटेगा तो वायु ठंडी होगी, और जब वायु ठंडी होगी तो उसमें जलवाष्प ठंडा होगा, जब जलवाष्प ठंडा होगा तो जल में बदलेगा, तो जल में बदल करके वो एक दिए गए आयतन में के वायु को अगर संतृप्त कर दे, इतने ही आयतन की वायु को इतने आयतन के जलवाष्प द्वारा अगर ये यहाँ पर संघनित हो जाए, यहाँ पर संतृप्त हो जाए, तो हम बोलते हैं ऐसे तापमान को क्या बोलते हैं?
ऐसे तापमान को ड्यू पॉइंट कहते हैं। यदवीर समझ में आया कि नहीं आया? नरेंद्र पाल सही कह रहे हैं कि जो है आज नहीं आया कभी नहीं सीख पाओगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो कोई पढ़ाएगा नहीं, किसी से पूछ लो जो एमएससी पीएचडी किया हो, कभी पढ़ा नहीं पाएगा। एग्रीकल्चर का है आपका एक विषय एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है आपका, विषय है, वहां पर ही पढ़ाया जाता। एक बात फिर से समझो, एक बात जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझिए। पहले ये बताओ, वायु में जलवाष्प है, क्लियर है सबको? वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है, तो वायु के दिए गए आयतन, मान लो इतने आयतन की वायु की बात करते हैं, इतने आयतन की वायु की बात कर रहे हैं बच्चों, और इतने ही आयतन में जो भी जलवाष्प उपस्थित है, इतने ही आयतन में जो भी जलवाष्प उपस्थित है, तो अगर दिए गए आयतन की वायु तापमान घटने पर उतने ही आयतन में उपस्थित जलवाष्प, उतने ही आयतन में उपस्थित जलवाष्प द्वारा सींच दिया जाए, भिगो दिया जाए, संतृप्त हो जाए, ठीक है, विज्ञान की भाषा में संतृप्त कर दिया जाए, ये वायु के सभी अणु या वायु सीधे सीधे दिए गए आयतन की ये जलवाष्प द्वारा अगर संतृप्त हो जाती है, तो ऐसे तापमान जो तापमान घटा होगा, घटते 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 जब वायु का तापमान घटते 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 तापमान आया होगा जिस तापमान पर जलवाष्प इतने ही आयतन की वायु को संतृप्त कर दिया होगा, तो ऐसे तापमान को ओस का अंग कहते हैं। उसी समय ओस पड़ेगी, उसी समय ओस पड़ेगी उसी ताप पर, इसी तापमान को ओसांक कहते हैं। ठीक है, ओके है? अब लिखो भाई, ओसांक लिखो जरा, सभी लोग ओसांक लिख लें। परिभाषा लिखो, ओसांक ड्यू पॉइंट, ओस प्लस अंक, जिस ताप पर ओस पड़ती है, अंक का मतलब ताप, अंक का मतलब ताप, ओस जिस ताप पर पड़ेगी उसे ही कहते हैं ओसांक, उसे कहते हैं ओसांक। शिवम कुमार का याद हो गया। अब इस लाइन का मतलब समझो भाई, कमरे के ताप पर, ये जो लाइन है इसको ध्यान दो, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर उपस्थित जलवाष्प का दाब, किस ताप पर? कमरे के ताप पर। ये लाइन पूछा जाएगा एग्जाम में आपके, रूम टेम्परेचर पर। लकी ओझा ने लिख भी लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, कमरे के ताप पर उपस्थित जलवाष्प का दाब ओसांक पर, किस ताप पर? एक एक पॉइंट को समझना। कमरे के ताप पर उपस्थित जलवाष्प का दाब, कमरे के ताप पर, जो कमरे का ताप है उस पर उपस्थित जलवाष्प का जो दाब है ओसांक पर, ध्यान देना, ओसांक जो बताया, ओसांक जिस अंक जिस पर ओस पड़ती है, ओसांक पर अधिकतम वाष्प दाब, ओसांक पर अधिकतम वाष्प दाब के बराबर होता है। मतलब यह है, कमरे के ताप पर उपस्थित जो जलवाष्प होती है, कमरे के ताप पर उपस्थित जलवाष्प का जो दाब होता है, कमरे के ताप पर उपस्थित जलवाष्प का जो दाब होता है, ओसांक पर, जो तापमान ओसांक वाला होता है, ओसांक पर अधिकतम वाष्प दाब के बराबर होती है। इसका मतलब ओसांक पर जो अधिकतम तापमान होगा, सॉरी, ओसांक पर जो अधिक से अधिक दाब रहा होगा, ओसांक पर जो अधिक से अधिक दाब रहा होगा, बहुत ध्यान से समझना, इस लाइन को समझना। ओसांक पर, ओसांक तो एक तापमान होगा जिस पर ओस पड़ी होगी, ओसांक एक ताप है जिस पर ओस पड़ी होगी, जिस पर वायु दिए गए आयतन में उतने आयतन के जलवाष्प से संतृप्त हुई होगी। ओसांक, पहले इस लाइन को समझना, ओसांक पर अधिकतम वाष्प दाब, ओसांक पर जब ओस पड़ती है, जब ओस वाला टेम्परेचर होता है, ओस जब पड़ती है उस समय का जो तापमान है, उस तापमान पर जो अधिक से अधिक वाष्प का दाब है, अधिक से अधिक जो वाष्प, इसका मतलब एक मिनिमम दाब भी होगा, एक मैक्सिमम भी होगा, एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, तो जो अधिक से अधिक वाष्प का दाब रहेगा उस समय, किस समय? ओसांक पर। ओसांक पर वाष्प, जो जल वाष्प है उसका जो अधिकतम दाब होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा? कमरे के ताप पर उपस्थित जलवाष्प का दाब, कमरे के ताप पर जलवाष्प का जितना दाब होगा, ध्यान दो, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर जलवाष्प का दाब, ध्यान देना, कमरे के ताप पर जो जलवाष्प का दाब है वो किसके बराबर होगा? जब ओस पड़ेगी, ओसांक पर जलवाष्प के अधिकतम दाब के बराबर होता है। जब ओस पड़ेगी तो ओसांक पर जो अधिकतम दाब होगा उसके बराबर होता है। ये आपको प्रदीप सिंह का याद भी होगा, वेरी गुड। ऐसे नोट्स बनाते रहो भाई, पहले इस लाइन को समझना क्योंकि एग्जाम में आएगा। कमरे के ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का दाब, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का दाब। अब आगे जो ड्यू पॉइंट होगा, जो ओसांक है, ओसांक पर जलवाष्प के अधिक से अधिक दाब के बराबर होगा, कम से कम के नहीं, जो अधिक से अधिक दाब रहा होगा ओसांक पर, वो दाब, ओसांक पर जलवाष्प का जो अधिक से अधिक दाब रहा होगा, ओसांक पर जलवाष्प का जो अधिक से अधिक दाब रहा होगा, वही अधिकतम दाब कमरे के ताप पर जलवाष्प के दाब के बराबर होता है। याद हुआ? अगर याद हो गया बताओ।
अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो बताइए भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी कैडेट। यूपी कैडेट और पहली बात इस चैप्टर को जीवन में उतार लो। फिजिक्स का कोई चैप्टर आया ना आए, लेकिन ये चैप्टर जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं फिजिक्स में सवाल पूछेगा, एग्रीकल्चर पोर्शन में पूछ लेता। कभी बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस में एक एक लाइन का अध्ययन करने से टॉप रैंक आएगी। एक एक लाइन पढ़ने से फिजिक्स वाली बात कौन पता आपके एग्रीकल्चर में आ जाए, एग्रीकल्चर अभियंत्रण की बात कौन पता फिजिक्स में आ जाए, तो पढ़ना तो सभी है। क्लियर है? कमरे के ताप पर उपस्थित जलवाष्प का दाब सबको याद होना चाहिए। कमरे के ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का दाब ओसांक पर जलवाष्प के अधिकतम दाब के बराबर होता है। अब एक अधिकतम कह देगा कि न्यूनतम कह देगा, तो अधिकतम दाब के बराबर होता है। याद रखिए आपको याद क्लियर है कि नहीं? लकी हो जा सुनो, लकी हो जा ध्यान से सुने। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर जो जलवाष्प का दाब होता है, कमरे के ताप पर जो जलवाष्प का दाब होता है बच्चों, वाष्प है तो उसका वाष्प का दाब होता है। कमरे के ताप पर जो जलवाष्प का दाब होता है वो कितना होता है? ओसांक पर वो कितना होता है? कमरे के ताप पर वायु में जलवाष्प का दाब कितना होता है? जो ओसांक पर जलवाष्प का अधिकतम दाब होता है उसी के बराबर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इस स्लाइड की बात क्लियर है ओसांक? आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखो भाई, अगली स्लाइड देखो। और इसके बारे में भी पहले एक बार सब लोग पढ़ो भाई, ऐसे में बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। एक बार पढ़ो क्या है, फिर मैं समझाता हूं। चलो भाई, इतना बात सबको क्लियर है? हाँ, अब इसको देखो जरा, यहां पर अब हम लोगों को समझना है परम आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या समझना है? परम आर्द्रता। अच्छा एक चीज बताओ, घनत्व जानते हो? घनत्व आप जानते हो? घनत्व देखो, दिमाग में घनत्व के साथ परम आर्द्रता को बैठा लो। अगर आपको घनत्व रखा है, अगर आपको घनत्व की परिभाषा याद है, तो जो घनत्व की परिभाषा आपने पढ़ा है, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि नहीं? तो अगर आपको परम आर्द्रता की डेफिनेशन समझनी है, ठीक है, सबको लगभग याद हो गया चीजें। अगर आपको परम आर्द्रता समझना है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, इसके लिए आपको घनत्व की बात जाननी होगी। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ऐसे बच्चों, जो परम आर्द्रता है एक तरीके से घनत्व जैसी कोई चीज है। तो इकाई आयतन में, यूनिट आयतन में पूरे वायुमंडल में वायु है, लेकिन उसके इकाई आयतन में जो जलवाष्प की मात्रा है, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर जो मैं बोल रहा हूं, इकाई आयतन में जलवाष्प तो है ही। हमने सिद्ध कर दिया कि वायु में जलवाष्प होता है, हर जगह जलवाष्प है। इकाई आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को या जलवाष्प की मात्रा को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, या इसे परम आर्द्रता भी कहते हैं। किसी भी ताप पर, कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी ताप पर वायुमंडल के, कुल मिलाकर के ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं, इकाई आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता अथवा परम आर्द्रता कहते हैं। वैसे हुआ इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व होता है कि नहीं? बस यहाँ पर बोला गया इकाई आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान, वायुमंडल के इकाई आयतन में जलवाष्प की जितनी मात्रा होगी उसे परम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अमन तिवारी शिव में आ रहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो जितना 4 ही लाइन पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ढंग से 4 लाइन पढ़िए, लेकिन सही से पढ़िए, आपको आना चाहिए। परम आर्द्रता के लिए हमने कहा आपको अपने दिमाग में घनत्व नाम की चीज बसा लेनी है। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो किसी ताप पर वायुमंडल के इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान को या जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। मिसाल बिल्कुल बेटा, ये H2O मॉलिक्यूल जो हम वाष्प की बात कर रहे हैं, जलवाष्प का मतलब वही H2O जो वेपराइज हो गया है, जो पानी उड़ गया गर्म करने से, जो पानी वाष्पित हो गया है, वही जलवाष्प है। H2O वाटर जो वेपर के रूप में चला गया है, वही वाटर वेपर है। ठीक है, उसी की मात्रा, उसी के द्रव्यमान को इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होगा वाटर वेपर का, उसे निरपेक्ष आर्द्रता या परम आर्द्रता कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया? और ये पॉइंट लिख लेना भाई, परम आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? इस मात्रा को नापने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाइग्रोमेट्री कहते हैं, आर्द्रता मिति कहते हैं। आर्द्रता मिति पूछा जाए, आर्द्रता मिति, परम आर्द्रता मापने की क्रिया को या निरपेक्ष आर्द्रता मापने की क्रिया को हाइग्रोमेट्री
देखो यहाँ पर लिखा हाइग्रोमेट्री मतलब मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मापने के लिए। हाइग्रो का मतलब ह्यूमिडिटी से संबंधित है। एब्सोल्यूट आर्द्रता मापने की जो प्रक्रिया है उसे हाइग्रोमेट्री कहा जाता है, उसे आर्द्रता मिति कहते हैं। ऋषभ सिंह, ठीक है, लिख रहे हैं सब। परम आर्द्रता, वेरी गुड, ऐसे लिखो भाई, नोट्स बनाते हो। आदर्श पाल करें, एक एक वर्ड क्लियर है, कोशिश वही है, कोशिश वही है कि एक एक वर्ड क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, परम आर्द्रता मापने की क्रिया कहलाती है, परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता मापने की क्रिया कहलाती है, आर्द्रता मिति कहलाती है। आर्द्रता हिंदी में मिति, मिति मतलब मापना, समझे बात कि नहीं? तो कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग परम आर्द्रता के मापन का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता मापन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे आर्द्रता मिति कहते हैं, हाइग्रोमेट्री कहा जाता है। ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र भी एक है, अगली स्लाइड में सूत्र भी देख, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ऐसे यहाँ पर भी जलवाष्प का द्रव्यमान बटे आयतन होगा, ठीक है। चलिए अगला, अगली स्लाइड में सूत्र देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, वायु की निरपेक्ष आर्द्रता, वायु की निरपेक्ष आर्द्रता का जो सूत्र बनेगा, निरपेक्ष आर्द्रता या परम आर्द्रता बराबर, हमने कहा घनत्व जैसा सूत्र है, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान आयतन होता है, ऐसे परम आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता जलवाष्प का द्रव्यमान, इकाई आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को परम आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प का द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, जलवाष्प का द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। गुड्डू वर्मा, वेरी गुड, नोट सभी बना रहे हैं, विपिन जी बना रहे हैं। विपिन आप तो कमेंट कर रहे हो, क्या बात भाई, तुम्हें भी फोटो खींचना आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। जो है एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। हम वो ढूंढ रहे हैं कि जो एग्जाम में आता है, आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, जिससे रैंक बनती है। रैंक बनने वाले टॉपिक पहले पढ़ा रहे हैं, पहले जो कोई ना पढ़ाओ उसको पढ़ाओ, जो किसी ने पढ़ना पढ़ाओ। यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले कोई भी छात्र ने सुना नहीं होगा, इसलिए पहले वो पढ़ाते हैं, पहले वो पढ़ाते हैं जिनमें कंप्लीशन है, जो काफी समय में चीजें याद होती हैं, जो टाइम टेकिंग होती है, उनको पहले पढ़ो, जिनको बार बार दिमाग में लाएंगे तभी समझ में आएगा कि भाई परम आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, सबने बताया था घनत्व जैसी कोई चीज होती है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसका मतलब ये कहा था, ये हाइग्रोमेट्री में हमने पढ़ा था, तो अच्छा ठीक है, जलवाष्प की मात्रा बटे आयतन होता है, ये परम आर्द्रता हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक वही होगा जो घनत्व का मात्रक होता है। जब घनत्व जैसा सूत्र है तो मात्रक उपमा क्या होगा? घनत्व जैसा हो जाएगा कि नहीं? तो देखो यहाँ पर हम केस पद्धति में किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर का मतलब हो जाएगा ऐसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब, इसका जो मात्रक हो जाएगा परम आर्द्रता का वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में निरपेक्ष आर्द्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? निरपेक्ष आर्द्रता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि परम आर्द्रता को दर्शाते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाते हैं, तो किसमें दर्शाएंगे? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। इतनी बात सबको समझ में आ जाना चाहिए भाई, मात्रक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वीरेंद्र कहाँ बना रहे हो भाई? वीरेंद्र भेजो अपना, देखिए कहाँ नोट्स बना रहे हो। ठीक है, ठीक है, जय कुमार भी काम बढ़िया कर रहे हैं। वीरेंद्र अपना भेजो जरा, देखें कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, तो ये हम केएस पद्धति में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, सीजीएस पद्धति में बच्चों क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और वैसे सामान्यतः व्यवहारिक तरीके से इसे ग्राम में मापते हैं और वायु के आयतन को लीटर में मापते हैं, ठीक है। सामान्यतः व्यवहारिक भाषा में या व्यवहार में कह सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में मापा जाएगा, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर में। तो आप निरपेक्ष आर्द्रता को मापते हैं, ऑप्शन में हो ग्राम प्रति लीटर में, दूसरा ऑप्शन हो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, तीसरा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, चौथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सामान्य व्यवहार में निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति लीटर में, कैसे ग्राम प्रति लीटर? देखो जलवाष्प का द्रव्यमान ग्राम में ले लिया गया और आयतन को लीटर में ले लिया गया, तो वो लोग किसमें हो जाएगा? ग्राम प्रति लीटर में। किसमें हो जाएगा? ग्राम प्रति लीटर में। प्रांशु गौतम समझ में आ रहा? यही रैंक बनाएंगे, इन्हीं से टॉप रैंक आएगी, है ना। बल्कि कीमत बहुत जल्दी याद हो जाता, लेकिन ये चीजें याद नहीं होती हैं, ठीक है। आदर्श पाल बहुत बढ़िया, कपिल दुबे, ठीक है, ये भी लिखो, ये भी लिखो कि हम केएस पद्धति में किलोग्राम प्रति घन मीटर को मीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। और ये व्यवहारिक भाषा में इसे ग्राम प्रति लीटर में भी मापेंगे, ग्राम प्रति लीटर भी ध्यान रखना। या तो भी तुम्हें क्लियर हो गया, समझ जाओ हम धन्य हो गए। तुम्हें अगर कोई चीज क्लियर हो जाए तो समझ जाओ हमने पढ़ा लिया, है ना। अगर तुम्हें चीजें क्लियर हो गई समझ जाओ हम सफल हो गए। जल्दी तुम्हें समझ नहीं आता, समझ में आता तो जीवन में बोलते नहीं हो, ऐसा भी होता होगा तुम्हारे साथ, है ना। कोई बच्चे ऐसे हैं होनहार, ठीक है, काफी अच्छा है कि जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए चीजें 100% क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो काफी बच्चों का क्लियर हो रहा है और उन्हीं बच्चों का नहीं क्लियर होता है जो बीच बीच में व्हाट्सअप भी चला लेते हैं, उन्हीं का जो क्लियर नहीं होता, जो व्हाट्सअप चलाते रहते हैं, है ना। तो वो कभी कभी बीच में पढ़ाई हो रही होती है और हमसे पूछते सर पीडीएफ नहीं आएगा, यहाँ क्लास चल रही है, हमें पीडीएफ व्हाट्सअप कर रहे हैं, उतनी देर में आपने क्लास छोड़ा तो बाउंस कर गया, है ना। उनके दिमाग में कपास चल रहा होता है कि कपास की पीडीएफ आएगी कि नहीं, है ना। तो वो सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, जो पीडीएफ सब पहुंच रही है।
विवेकानंद सिंह कह रहे 95% बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी। बिल्कुल बेटा 100%, आपकी बात 100% करना है, 95 की बातें छोड़ो, है ना, बस खाली तुम लोग मेहनत करो, जी जान लगा दो एक बार, ठीक है। रिया गुप्ता बेटा अभी हमने आपका देखा नहीं, ठीक है, भेजो हम देख लेंगे आपका नोट्स, कोई दिक्कत नहीं। दीपक मौर्य भदोही से, ठीक है, वेरी गुड। बोलो बिंदु कल बढ़ा दिए गए, ठीक है, आप हो सकता ना समझ पाए हो, एक बार वीडियो को देखे होते दोबारा समझ में आ जाता। चलो कोई बात नहीं, अभी तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर से बढ़ा देंगे, उसमें घबराने की जरूरत है, ठीक है। पंप और साइफन के सवाल भी तो कराएंगे कल, तो सवाल कराएंगे, रिवाइज हो जाएगा। हाँ भाई, आपेक्षिक जैसे नाम आ जाए, जैसे ही आपेक्षिक नाम आए, जहां पर रिलेटिव नाम आए, जैसे हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व, दिमाग में बैठाओ आपेक्षिक घनत्व, क्या दिमाग में बैठाना है, आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है आपेक्षिक घनत्व? दो घनत्वों का अनुपात। जहां अपेक्षिक आ जाए समझ जाना मात्रहीन विमाहीन, जहां अपेक्षिक नाम आ जाए मात्रहीन विमाहीन, पहले यही समझ लो। जैसे हमने कहा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व, है ना। किसी भी वस्तु के घनत्व को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व से भाग दे दो, क्या पता चल जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व से भाग दे दो तो क्या मालूम चल जाएगा? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक नाम आने से समझ जाना मात्रहीन विमाहीन होगा, मात्रहीन, ठीक है। गोल्डी करें पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा, यही चीजें नहीं पढ़ोगे यही आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी। किताब में लिखी हुई हर एक चीज पढ़ लोगे, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। अगर आप किताब में लिखी हुई एक लाइन भी आपने छोड़ दिया, वही लाइन आ गई तो उसे कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। और यही होता ही है, तो इसलिए जो है एक एक लाइन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो छूटने वाली चीज है, जो बेसिकली छूट जाती है पूरे पढ़ाने के दौरान, फिजिक्स 4-5 दिन का कोर्स है, 4-5 दिन रिवीजन करा देंगे, पूरी तैयारी हो जाएगी। कम से कम मात्र 1000 पॉइंट है, 1000 बिंदु है, आपके काम हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो उस रिवीजन के दौरान दिमाग में नहीं आएंगे, प्रॉपर आप लोगों को नोट्स बनवाना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे ही कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आप लोगों को पहले पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, आप टेंशन न लेना, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पढ़ा कहां से रहे सर, ठीक है। तो यहां पर देखना भाई, इसका भी मात्रहीन विमाहीन हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता, पहली बात मात्रहीन विमाहीन, पहली बात ये मात्रहीन विमाहीन, इसका ना कोई मात्रक होगा, मात्रहीन व विमाहीन। आपेक्षिक आर्द्रता मात्रहीन व विमाहीन राशि है, पहली बात तो यही दिमाग में नोट कर लो। परिभाषा क्या है? किसी ताप पर वायु की किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इधर देखो, किसी ताप पर वायु के किसी निश्चित आयतन में, ये बच्चों यहां पर वायु है, ये वायुमंडल में इतने आयतन में माना वायु है, ठीक है, वायु है, और इसी इतने ही आयतन में बच्चों जलवाष्प है। अच्छा ये बताओ, जरूरी है कि जितना जलवाष्प यहां पर है वो जलवाष्प जो है इस पूरे वायु को संतृप्त कर दे? क्या जरूरी है? जैसे आपको एक मान लो जो है इतनी दूरी तक पानी को फैलाना है या सिंचाई करना है, सपोज करिए कि 1 बीघा खेत की सिंचाई करनी है, आप 1 बीघा खेत की सिंचाई करनी है, और आपके पास सिर्फ जो है 1 बोतल पानी है। कितना है? 1 बोतल पानी है। 1 बीघा खेत है, उसकी सिंचाई करनी है, और आपके पास सिर्फ 1 बोतल पानी है। ये तो कंफर्म है, पानी है और खेत है, ये कंफर्म है, वायु है और जलवाष्प है। ये इसको वायु को समझो खेत, वायु को समझो खेत उदाहरण, और जलवाष्प को समझो पानी, ठीक है। यहां पर खेत 1 बीघा है और उसको सिंचाई कर पूरा सींचना है, और आपके पास या इस खेत में सींचने के लिए हमें केवल 1 बोतल पानी दिया गया, 1 बोतल पानी दिया गया। यहाँ पर इस खेत में 1 बोतल पानी है, 1 बोतल पानी से क्या पूरे खेत की सिंचाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर उपस्थिति कितनी की है? 1 बोतल पानी की। लेकिन और ज्यादा इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी दिए गए आयतन में जो वायु है उसमें जलवाष्प है, तो ये जलवाष्प जरूरी नहीं कि पूरा पूरा जलवाष्प इसको संतृप्त कर रही हो, उपस्थिति इतने की है। जलवाष्प, जलवाष्प मान लो 1 ग्राम, जलवाष्प की मात्रा कितनी है? 1 ग्राम। और कितने लीटर आयतन है वायु का? मान लो 1 लीटर आयतन है, वायु का आयतन 1 लीटर है, और इस वायु के 1 लीटर आयतन में कितना जलवाष्प है? 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। अब लेकिन इस पूरे 1 लीटर को भिगोने के लिए हमें 4 ग्राम जलवाष्प की जरूरत पड़ती है। 1 ग्राम से काम नहीं हो पा रहा, 1 ग्राम से काम नहीं हो पा रहा। हमें 1 लीटर वायु को भिगोना है, हमें 1 लीटर वायु को संतृप्त कराना है, 1 लीटर वायु को संतृप्त कराना है, और मेरे पास उतने आयतन में जलवाष्प सिर्फ 1 ग्राम है, तो वो 1 ग्राम इस 1 लीटर को संतृप्त नहीं कर पाता। संतृप्त करने के लिए कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी? 4 ग्राम की। तो बताओ संतृप्त करने वाली मात्रा ज्यादा है या वहां जो उपस्थित
है वो मात्रा ज्यादा है। तो आप कहोगे जो संतृप्त करने के लिए मात्रा है वो ज्यादा है, वहां जो उपस्थित है उतने आयतन में जलवाष्प, उतने जलवाष्प से वो वायु संतृप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, 1 ग्राम से ये पूरी वायु संतृप्त नहीं हो पा रही है, इतने वायु को संतृप्त करने के लिए 4 ग्राम जलवाष्प की आवश्यकता हो रही है। तो ये जितना उपस्थित है, ये जितना ये उपस्थित है जलवाष्प की मात्रा, और उतने ही आयतन में वायु को संतृप्त करने के लिए जितनी जलवाष्प की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों जलवाष्पों का अनुपात जो होगा, इसे कहते क्या है, इसे आपेक्षिक आर्द्रता के नाम से जानते हैं। इसे आपेक्षिक आर्द्रता के नाम से जानते हैं। पहले एक बार देख लें, समझ में आ रहा कि नहीं? इसको हम समझा के छोड़ेंगे, तो ध्यान रखना, इस चीज को हम समझा के छोड़ेंगे। आपेक्षिक आर्द्रता, ये मान लो बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान दे सभी लोग। देखो, किसी ताप पर वायुमंडल में यहां पर वायु है और इसी में जलवाष्प भी है, इसी में जलवाष्प है। ये उपस्थित जलवाष्प जो है 1 ग्राम है, और वायु का जो आयतन है 1 लीटर, 1 लीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा मेरे से पार्टी करें, नहीं करूंगा सिंचाई, पी लूंगा पानी। ठीक है, पानी पियो, तुम सिंचाई ना करो। तो यहाँ पर देखो, ये जो है वायु है, इतना आयतन वायु का कितना है, 1 लीटर, और इस 1 लीटर वायु में कितने ग्राम जलवाष्प है, ये उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 1 ग्राम है। लेकिन बच्चों, इस पूरे को संतृप्त करने के लिए, इस 1 लीटर को संतृप्त करने के लिए, 1 लीटर को संतृप्त करने के लिए 4 ग्राम जलवाष्प की आवश्यकता हो रही है। 4 ग्राम जलवाष्प नीडेड टू सैचुरेट 1 लीटर ऑफ एयर। ये देखो, इतना ग्राम जलवाष्प जरूरत पड़ रही है, इतने ग्राम जलवाष्प की आवश्यकता है 1 लीटर को संतृप्त करने के लिए, 1 लीटर को संतृप्त करने के लिए, 1 लीटर को संतृप्त करने के लिए। 1 लीटर दिए गए आयतन में कितना जलवाष्प है, सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम से काम नहीं चला, 1 ग्राम ने वायु को भिगो नहीं पाया, ये उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। और इस पूरे वायु को सैचुरेट करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ी है, 4 ग्राम। तो बच्चों, यहाँ पर 1 ग्राम और ये 4 ग्राम का अनुपात, ये जितना उपस्थित है और जितना जरूरत है, जितना उपस्थित है जलवाष्प वो तथा इतने को संतृप्त करने के लिए जितना आवश्यक है, इन दोनों का अनुपात जो होता है, जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को आपेक्षिक आर्द्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है नरेंद्र पाल, बिल्कुल सही। बताओ, ये बात समझ में आया कि नहीं? चलो उस पॉइंट पर चलते हैं, डेफिनेशन पर, उस डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन पे चल रहे हैं। हाँ बताओ, ये जल्दी से फटाफट क्लियर हो गया? बताओ। अब यहाँ पर देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमने कहा मात्रक की बीमारी, इसका ना कोई मात्रक होता है, ना कोई बीमा होती है, ना कोई मात्रक, ना कोई बीमा। देखो, किसी ताप पर, ध्यान से समझना, वायु के किसी निश्चित आयतन में, जो भी हमने बताया 1 लीटर में, किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जो भी हमने कहा 1 ग्राम, ठीक है, तथा उसी ताप पर, उसी आयतन को, उसी गोला बनाया था, उसी आयतन को संतृप्त मतलब भिगोने के लिए, संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? इतनी बात क्लियर है? पहले बताओ, क्लियर है कि नहीं? किसी ताप पर वायु के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन में उपस्थित वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? बताओ भाई, सापेक्ष आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव। ओके, अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, क्योंकि कृषि विज्ञान पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स का भाग नहीं है, ये मेरा हिस्सा नहीं भाई, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरा हिस्सा नहीं, मेरा पार्ट नहीं है, अभी हमारा कोई काम ही नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात तो एग्रीकल्चर में ही पढ़ा दिया जाता, इसमें खास कोई कुछ आ नहीं रहा। यहाँ पर कहीं पर कोई सूत्र नहीं आया, कहीं पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इनको पढ़ करके ही समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। अगर सब बच्चों को क्लियर हो भाई, आगे बढ़ जाए। अमित बघेल करें अंग में घुस गया, घुसना चाहिए। जब कभी हम आए, जब विश्वविद्यालय में मिलो हमसे, तो हम तुमसे यही पूछेंगे कि जो है सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षित आर्द्रता आपको पता है कि नहीं पता है? तो यही कहना, जैसे इतना आयतन है, उस आयतन में जो भी वायु है, उस वायु में जलवाष्प है, वो जलवाष्प की मात्रा तथा उसी आयतन की जलवाष्प को संतृप्त करने वाली जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता, क्योंकि दो समान भौतिक राशियों का यह अनुपात होता है। क्योंकि ऊपर भी मात्रा, नीचे भी मात्रा, ऊपर भी किलोग्राम, नीचे भी किलोग्राम, ऊपर भी ग्राम, नीचे भी ग्राम कट जाएगा। वो जलवाष्प की मात्रा बढ़े, जलवाष्प की मात्रा, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बढ़े, संतृप्त करने वाली जलवाष्प की मात्रा, मात्रहीन बीमाहीन हो जाएगा। अब जो बच्चे नहीं प्रेजेंटर, इनका क्या होगा? ये तो समस्या आ जाती है। ठीक है, ये परिभाषा लिखो भाई, ये परिभाषा लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, और ये दो समान भौतिक राशियों का
का अनुपात होगा। अपेक्षित आर्द्रता बराबर किसी दिए गए आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उसी आयतन में उपस्थित, ठीक है, उसी आयतन में उपस्थित वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है, मात्रा की बीमारी। हरीश कुमार, वेरी गुड, है ना। इसका मान अपेक्षित आर्द्रता का मान 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होगा बच्चों, और इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ये बहुत ऊंचा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता को दर्शाते हैं, लिख लो जरा पॉइंट। अपेक्षित आर्द्रता को दर्शाते हैं, आंसर लिखो जरा प्रतिशत में। 100 से गुणा कर दोगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, 100 से गुणा कर दोगे प्रतिशत में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता का मान 1 से कम होगा, ध्यान देना। अपेक्षित आर्द्रता का मान, क्योंकि बच्चों किसी दिए गए आयतन में जितनी जलवाष्प होगी, ये ध्यान रखना, उससे ज्यादा जलवाष्प की जरूरत पड़ेगी उसको संतृप्त करने के लिए, इसलिए ऊपर जो होगा वो कम वैल्यू होगी और नीचे जो होगा ज्यादा वैल्यू होगी। जैसे हमने कहा ऊपर 1 ग्राम है, नीचे मान लो 3 ग्राम, 2 ग्राम, इस तरीके की बात होगी, इसलिए 1 से कम होगा, सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता इसी को कहते हैं, इसी को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। रत्नेश चौहान कह रहे हैं नेट खत्म हो गया, क्या करें भैया, नेट खत्म हो गया है ना। हमने कहा 2 मोबाइल रखिए, हमने कहा था कि 2 मोबाइल आपको रखना है या 2 सिम रखना है, मोबाइल की बातें छोड़ो, 2 सिम रखो, दोनों में नेट पैक डाल लो। ये जरूर याद रखना भाई, अपेक्षित आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में दर्शाते हैं, इसका मान सदैव 1 से कम होता है। क्यों 1 से कम होता है? क्योंकि देखो ऊपर जो होता है उपस्थित जलवाष्प की मात्रा या संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की मात्रा, ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी, ये जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1 से छोटा, इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। अपेक्षित आर्द्रता हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, ये आपके बीएससी में पूछा जा सकता है, बीएससी में आपके पूछा जा सकता है, वहां पर सेमेस्टर में क्यों ऐसा होता है तुरंत बताना कि भाई जितना उपस्थित है और जितना संतृप्त करने की आवश्यक है, आवश्यक मात्रा ज्यादा होती है और जो उपस्थिति वाली कम रहती है, इसलिए अनुपात जो होगा डिनोमिनेटर जो होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से जो है क्या होगा, 1 से कम होगा, 1 से कम। ठीक है, नरेंद्र पाल, अमन गौतम, बिल्कुल सही सूत्र लिख लिया आपने। इसे दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा और बटे उसी आयतन में वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की मात्रा, वेरी गुड। परसेंटेज में व्यक्त करना, इसी को 100 से गुणा कर दो, अगली लाइन में 100 से गुणा करके लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है, अगली स्लाइड समझते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में बेसिकली बच्चों है आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर, जैसे हमने कहा था तापमिति। तापमिति क्या है, जो भौतिक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत ताप का मापन करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमेट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें आर्द्रता मापा जाता है, आर्द्रता मापन का अध्ययन करते हैं तो हाइग्रोमेट्री, ताप मापन का अध्ययन करेंगे तो तापमिति, उष्मा मापन का अध्ययन करेंगे उष्मामिति, होता कि नहीं, ताप मापन का अध्ययन करेंगे। विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत ताप मापन का अध्ययन करते हैं उसे तापमिति कहते हैं। विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत आर्द्रता मापन का अध्ययन करते हैं उसे हाइग्रोमेट्री कहते हैं। विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा मापन का अध्ययन करते हैं उष्मामिति कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो हम लोगों को ये भी जानना है कि जैसे थर्मामीटर ताप मापी से ताप मापा जाता है, उष्मा मापी से उष्मा मापा जाता है, ऐसे बच्चों यहाँ पर आर्द्रता मापी है, आर्द्रता मापी से हाइग्रोमीटर से बच्चों यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे क्या मापेंगे, इससे जो है आर्द्रता मापा जाएगा। इससे हम लोग क्या मापेंगे, आर्द्रता कौन सी, अपेक्षित आर्द्रता का मान ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे बच्चों क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी कहते हैं। तो अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए ये लिख लेना, अपेक्षित आर्द्रता मापन के लिए ये होता है आर्द्रता मापी, ऐसे लिख लेना। ताप मापन के लिए आंसर होगा बच्चों ताप मापी होता है। थर्मामीटर, उष्मा मापन के लिए या अतिरिक्त बिंदु है, उष्मा मापन के लिए उष्मा मापी, इसे लिख लो कैलोरीमीटर, उष्मा मापी या कैलोरीमीटर हो जाएगा, उष्मा मापी या कैलोरीमीटर। नरेंद्र पाल, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ध्यान में है। ठीक है, परेशान हो 2 दिन के अंतराल में देखिएगा, पूरा ओके करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। आर्द्रता मापी मतलब हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, अपेक्षित आर्द्रता का मापन करते हैं। और इनके नाम केवल याद रखिए कि भाई कौन कौन से आर्द्रता मापी होते हैं, इनके नाम याद रखिए। ये खास कंपटीशन में नहीं आता है, कंपटीशन में केवल यही आएगा आपके एग्जाम में कि आर्द्रता मापी से क्या मापा जाएगा। अपेक्षित आर्द्रता को किसमें दर्शाते हैं, प्रतिशत में। अपेक्षित आर्द्रता का मान होता है सदैव 1 से कम, अपेक्षित आर्द्रता का मान होता है सदैव 1 से कम। अपेक्षित आर्द्रता को किसमें दर्शाएंगे, प्रतिशत में। अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापेंगे, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर तो ये 4 होते हैं, इनके नाम केवल लीजिए, है ना, जानकारी रहनी चाहिए आप लोगों को। रासायनिक आर्द्रता मापी, केमिकल हाइग्रोमीटर, ये बच्चों रासायनिक आर्द्रता मापी, ओसान का आर्द्रता मापी। ठीक है, एक तो केमिकल हाइग्रोमीटर है, दूसरा ड्यू पॉइंट हाइग्रोमीटर है, तीसरा शुष्कार्क बर्फ आर्द्रता मापी है और चौथा है केस आर्द्रता मापी। ये 4 जो है हाइग्रोमीटर है, 4 हाइग्रोमीटर है। बिल्कुल सही है अमन गौतम। वायु दाब मापी या वायुमंडल का दाब मापने वाला उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही है, बैरोमीटर बता चुके हैं। गेज दाब मापने के लिए मैनोमीटर होता है। बताइए, ये 4 नोट कर लीजिए आप लोग, ये 4 प्रकार के हैं। रासायनिक आर्द्रता मापी, इससे भी जो हम लोग मापेंगे आर्द्रता,
सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग मापेंगे, औसत आर्द्रता मापी है, शुष्क आर्द्रता मापी है, केस आर्द्रता मापी है, चारों नोट कर लीजिए। बस क्वेश्चन हमने जो बता दिया वहीं से आएगा। क्वेश्चन उतना ही आएगा कि अपेक्षित आर्द्रता का मात्रक इन इसको दर्शाते हैं प्रतिशत में, इसका मान होता है 100 से कम, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा अपेक्षित आर्द्रता, इतने बिंदु आपको पता होने चाहिए। ये नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र पाल बेटा कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना, वो आदि नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ हम लोगों को जरूरत जितना है उतनी काम करना है। अब देखो ओस फिर आ गया, ओस के बारे में जो है हमने वैसे बता ही दिया पहले। अब हम लोग जो है इस चीज को कल पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो सोचते थे आज पढ़ा देंगे, लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है। काफी बच्चे, ठीक है। टाइप्स ऑफ थर्मो हाइग्रोमीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुचि पटेल, वेरी गुड, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो है टाइम भी हो गया, 8 बजने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो नेट पैक भी खत्म हो रहा है, फिर दिक्कत है। क्योंकि यहाँ से 2-4 बातें आपको देखो, जितना एग्जाम में आना था वो तो मैंने बता दिया स्टेप का, लेकिन कुछ चीजें और आपको जानना है जो आप लोग देखें। ओस है, ठीक है, वर्षा है, कल बताया था क्या क्या चीज जानना है, ओस, वर्षा, बादल, है ना, इन सब चीजों के बारे में कल जानकारी हम दे देंगे विधिवत तरीके से, एक एक लाइन आपको समझ में आएगा। ये पूरा भरोसा रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं। जितना मैंने पढ़ाया उनको एक बार दिमाग में जो है आंख बंद करके फील करना, आपको सब समझ में आ जाएगा, सारी चीजें ओके हो जाएंगी, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो तो जरूर बताइए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी, पूरी मेहनत के साथ, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बेहतर बन सके। आप लोग भी उतना ही मेहनत करिए जितना जो है हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है पूरी मेहनत के साथ, ठीक है, दिन लगे हैं सब लोग, पूरी टाइपिंग चल रही है, नोट्स बन रहे हैं, प्रॉपर आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं पीडीएफ वगैरह। तो भैया जो है सिर्फ किस लिए, रिजल्ट के लिए, है ना, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है, सभी को बहुत बहुत। अमन तिवारी बेटा आज केमिस्ट्री की नहीं चलेगी, है ना, अब कल जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और कल केमिस्ट्री की भी क्लास होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके है सभी को, इतनी बात सबको क्लियर हो गया जितना आज हमने पढ़ा दिया। देखो ये जरूरी नहीं कि आप सब पढ़ो, ये जरूरी है कि कितना आपने याद कर लिया, ये जरूरी है कि कितना आपने याद कर लिया, कितना आपके दिमाग में सेट हो गया, वो बड़ी बात होती है, ठीक है। किसी भी समय आपसे पूछा जाए तो कम से कम आप जो है उसका रिप्लाई कर सको। अब जैसे एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे और जब इनके प्रश्न जब करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, सारी चीजें एक एक चीज आपको क्लियर होने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अमन गौतम, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस बात के लिए और जो पुराने विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कम से कम जो है इतना किया जा रहा संस्थान के द्वारा, तो आप लोगों की जो फीस बची है, ठीक है, जो बकाया फीस है उसको जमा कर दें भाई जल्द से जल्द। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो नहीं जमा किए, ठीक है, तो वो जमा कर दें, क्योंकि बेटा एप्लीकेशन से जिस दिन आप डिलीट हो जाओगे, ठीक है, मैंने तो पूरी कोशिश कर रखी है कि जो है आप डिलीट ना हो, आपको बैच से हटाया ना जाए, लेकिन अगर हटा दिए गए तो बेटा मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, सीधी बात यह है, ठीक है। वीरेंद्र त्रिपाठी रैंक का वीडियो आपको मिल जाएगा, कल रैंक का वीडियो मिल जाएगा। जो भी विद्यार्थी हैं जिनकी थोड़ी बहुत जो भी फीस बची है वो सारे लोग फीस जमा करते हैं, ठीक है, मोस्टली जो है ज्यादातर लोग जमा कर दिए हैं, ठीक है। जो कुछ लोग बचे हैं, है ना, तो वो जमा कर दे, और जो जुड़े नहीं है अभी तक, जो अभी तक जुड़े नहीं है उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, वो भी अपना जुड़ जाए, वो भी पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। वैसे टॉप रैंक सभी लोग तो जुड़े नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। बाकी क्रैश कोर्स के बच्चे बहुत अच्छे हैं, इस बार मुझे पूर्ण भरोसा है क्रैश कोर्स पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो चल रहा है, ठीक है। इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, इतने लगनशील हैं, इतनी मेहनत से प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि क्रैश कोर्स के सारे एक एक बच्चा जो है एडमिशन ले लेगा इस बार, और पूरी ताकत के साथ मैं लगा हूं इसी वजह से कि क्रैश कोर्स के सारे बच्चे भी सेलेक्ट हो जाए। वार्षिक पाठ्यक्रम के तो सेलेक्ट होंगे ही, साथ ही साथ जो है क्रैश कोर्स के विद्यार्थी भी जो सेलेक्ट हों, और किसी दिन जो है सबका परिचय करा देंगे हम कि कौन कौन से बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। सारे लोग जो है, मैं पिछले संडे को भी कल बात करने वाला था, लेकिन जो है बात नहीं हो पाई आप लोगों से, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा रहती है ना। तो अमन सिंह राजावत, विशाल राय बेटा जो है कोशिश करो बेटा, आप लोगों को तो जो है क्या कहा जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। चलो ठीक है, मोटू गौतम कह रहे हैं एकदम ऑफलाइन जैसा लगता है, बिल्कुल बेटा लगेगा, एक एक पॉइंट में क्लियर करता हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि ऐप में आप लोगों का फोटो मुझे दिखता है, ऐप में जो भी विद्यार्थी जो है कुछ लोग नहीं लगाए हैं अपना, तो इसमें जरा भाई फोटो लगा लें, ठीक है। तो एक प्रेजेंट टाइम की फोटो जरूर लगाएं, जिससे हमको पता चले हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फोटो सबकी लगी होनी चाहिए, थोड़ा लगता है कि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ऐप में पढ़ाने से जो है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, ठीक है। सारे पीडीएफ आपको मिल रहे हैं, टेस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है, आपको क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है, कहीं पर कोई हैंग नहीं हो रहा, कितना अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। इसका सर्वर जो है बहुत हाईली है। नरेंद्र पाल, बिल्कुल बेटा तुम लोग तो जो है सब टॉप रैंकर ही हो। अभिषेक कुमार गुप्ता, बिल्कुल बेटा वैसे ही लगेगा, ठीक है। वीरेंद्र त्रिपाठी का, हाँ वीरेंद्र त्रिपाठी लगा है, अंधेरे में फोटो खिंचवाए हो, हाँ लगी। वीरेंद्र त्रिपाठी भैया गुड़ कहाँ है तुम्हारा, गुड़ तो खत्म हो गया जो दे गए थे,
गुड़ उड़ भिजवा दो, है ना, गुड़ उड़ भिजवाओ। यहाँ पर गुड़ की जरूरत है, यहाँ पर सारे लोग जो है गुड़ खा के पानी पी के और पढ़ा रहे हैं इस समय। अब सिंह आ जाओ बेटा जल्दी, जो है जो भी क्रैश कोर्स के, अच्छा जो क्रैश कोर्स के बच्चे जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि भाई आप लोगों के मित्र दोस्त जो भी हैं उनको सबको जोड़िए फटाफट, भाई फटाफट जोड़िए, समय मिल गया, मौका मिल गया, उनको सबको जोड़ दीजिए। जिससे देखो ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का मकसद यही है कि बच्चों उनमें से जो अच्छे बच्चे हो जाएंगे वो बढ़िया सेलेक्ट हो जाएंगे, और चारों विश्वविद्यालय में आपको भी अच्छा लगेगा कि अपने कोचिंग संस्थान से पूरा बैच का बैच आया है, सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो 12th वाले बच्चे हैं, 12th वाले कई बच्चे ऐसे हैं जो चोरी छुपे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को बताए नहीं, ऐसा ना करें, ठीक है। खासकर लखीमपुर के विद्यार्थी जो है ना, तो हम इनसे कहेंगे कि भाई सबको बताओ, अलग अलग सब जो है एडमिशन ले रहे हैं बिना किसी को बताए, तो ऐसा ना करें, सबको बताएं। आलोक प्रकाश बेटा बिल्कुल आएगा, अभी तो शुरू हुई है पढ़ाई आपकी। शिवम यादव आपका कमेंट आ रहा है। विकास कुमार पटेल बहुत बहुत धन्यवाद। बस भाई करें स्पोर्ट्स वालों से मेरी उम्मीद रखते हैं कि सारे लोग कम से कम एक बच्चा दो बच्चे को जोड़े, एक बच्चा दो बच्चों को जोड़ देगा तो पर्याप्त बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और काफी बच्चे हो भी गए हैं, ये आपको सब दिखेगा जिस दिन जो है हम आप लोगों से बात करते हैं। और वैसे जब अपने चैनल पर मैं लाइव आता हूँ, ये मान चलो कि अपने ही कोचिंग के बच्चे लाइव आते हैं, ठीक है, दूसरे के बच्चे बहुत कम आते हैं, जितने अपने चैनल से थे सबके सब लगभग एडमिशन ले लिए, 2-4 ऐसे बच्चे हैं जो बाहर ही आ जाते हैं, बाकी तो अपने चैनल पे जो है सबके सब अपने ही बच्चे रहते हैं मोस्टली। विकास कुमार पटेल बेटा शुरू से जैसे मार्कर उठाया हूँ तब से जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, उसी ईमानदारी का नतीजा है कि आप सभी लोग जो है मेरे पास हो, ठीक है। मेहनत से काम किया जाता, मेहनत नहीं की गई होती, मेहनत ना करते होते तो आप सभी लोग मेरे पास ना होते, मुझसे पढ़ नहीं रहे होते। रत्नेश चौहान आपका आ रहा कमेंट आ रहा, अमित बघेल बिल्कुल बेटा सब बताया जाएगा, परेशान ना हो, बस डेली का डेली आप रिवाइज करते रहो, डेली का डेली रिवाइज करते रहो। आलोक प्रकाश करें बहुत बच्चे, तो बेटा जो कोई दिक्कत नहीं, उनको बीसीसी के लिए जोड़ो ना, उनको बीसीसी के लिए जोड़ो, एबीसी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के लिए, वो तो पढ़ाया जाता है इसमें एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। प्रणव चौधरी बेटा डेट अब जब आएगा बता दूंगा। शिवम यादव कह रहे हैं 4 स्टूडेंट को जोड़ूंगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे सारे लोग 2-2 4-4 लोग जोड़वा, वही सभी लोग फटाफट। लकी गोस्वामी आपका कमेंट आ रहा। रत्नेश चौहान, रत्नेश चौहान बेटा जौनपुर से हो क्या? रत्नेश चौहान जरा कमेंट करिए, क्या आप जौनपुर से हैं? रत्नेश चौहान आप जौनपुर के हैं क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ। रत्नेश चौहान आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिले से? फास्ट बताएं। शिवम सिंह कन्नौज से हैं, खुश रहो बेटा। शिवम मौर्य बता दूंगा बेटा जब आए। अवनीश मौर्य करें ग्रुप बनाइए, ठीक है बेटा, इसी ऐप में ग्रुप बना देंगे आप लोग, इसी ऐप में बना देंगे। शैलेश यादव जौनपुर से हैं, टीडी कॉलेज से, बिल्कुल सही। एक और कोई नवीन यादव भी टीडी से हैं। आरिफ पटेल बनारस के बेटा कम से कम 3-4 लोग हैं, इसमें 3 से 4 लोग बनारस से जुड़ चुके हैं। विकास कुमार पटेल वेरी गुड, बनारस से हैं आप। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।